रेजोल्यूशन में टारगेट कि मेरा टारगेट है तो आपको नेक्स्ट ईयर से ये चीज करना है। चलो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास टुडे। माय नेम इज मोहम्मद नोमान, आई एम योर फिजिक्स टीचर एंड आज के लेक्चर में हम देखेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। लेक्चर नंबर 5 है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन तो हम नहीं देख रहे हैं, अब हम देखेंगे इक्वेशंस ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। क्लास 11 की फिजिक्स सी का सिलेबस कवर कर रहे हैं, आज की डेट 31 है। आगे बात करें आज क्या टॉपिक कवर करेंगे, हम इक्वेशंस ऑफ मोशन कवर करेंगे, मोशन इन 1D कवर करेंगे और ग्राफ कवर करेंगे। अब वेटेज की बात करें तो एक्सेलरेशन टॉपिक, 1D इन ग्रेविटी टॉपिक और ग्राफ टॉपिक से 2024 में 10, फिर 9, फिर 11, फिर 9, ये 4 क्वेश्चंस आए हैं बैक टू बैक ईयर्स में। रिकॉल कॉन्सेप्ट में आपको ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया था क्या? यस सर, हो गया था ये क्वेश्चन हो गया था ना। चलो एक मिनट, एक मिनट तो बेटा मुझे। ओह शिट, चलो बेटा रिकॉल कॉन्सेप्ट की बात करें तो लास्ट क्लास में हमने एक्सेलरेशन देखा था, करेक्ट? एक्सेलरेशन हो गया था ना हमारा। हाँ, और एक्सेलरेशन में दो 3 बातें देखी थी। एक्सेलरेशन में एक बात हमने देखी थी कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। एवरेज था, इंस्टेंटेनियस था और यूनिफॉर्म था और नॉन यूनिफॉर्म था। ये 4 टाइप के हमने एक्सेलरेशन देखे थे, ठीक है। अब उसके बाद जो एक्सेलरेशन होता है वो डिपेंड किसके पे करता है, आपका चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। और अब जो है बात करें हम चेंज इन वेलोसिटी किस टाइप से हो सकती है, तो चेंज इन वेलोसिटी आपकी 3 टाइप से हो सकती है। एक ये हो सकता है कि मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, मैग चेंज हो जाए, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है डायरेक्शन चेंज हो जाए। और तीसरा ये हो सकता है कि बोथ दोनों चेंज हो जाएं। ये बात समझ में आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? यस सर। तो बताओ अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, आप मुझे ये बताओ कि अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसी होगी, वेलोसिटी से कैसी डायरेक्शन होगी? कांस्टेंट। जल्दी बताओ। चलो हिंट देना पड़ेगा तो चलो अब हिंट ही दे ही देता हूँ। एक्सेल डायरेक्शन उसकी पैरेलल एंटी पैरेलल होगी कि डायरेक्शन उसकी परपेंडिकुलर होगी? सर परपेंडिकुलर। नहीं, मैग्नीट्यूड जब पैरेलल होगी, पैरेलल या एंटी पैरेलल होगी। पैरेलल होगी तो इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, क्या होगा पैरेलल पे क्या होगा? से इंक्रीज करेगा। हाँ, और एंटी पैरेलल पे क्या होगा? डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा। वेरी गुड बेटा, शाबाश, बहुत अच्छे। तो अब अगर हम बात करें कि ये आपने बता दिया, उसके बाद यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो वो पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा। अब जब डायरेक्शन चेंज होगा यानी चेंज इन वेलोसिटी में हम डायरेक्शन चेंज करेंगे तो जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर होगा। अब जब दोनों चीजें चेंज होगी तो हमारे पास 2 टाइप की डायरेक्शन होगी एक्सेलरेशन की। एक डायरेक्शन होगी पैरेलल एंटी पैरेलल और दूसरी डायरेक्शन क्या होगी भाई, परपेंडिकुलर होगी, करेक्ट? परपेंडिकुलर। हाँ, इसका हमने ग्राफ भी बनाया था। अच्छा, अब अगर हम आपसे बोले कि अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो क्या ये जरूरी है कि स्ट्रेट लाइन मोशन हो कि नॉन स्ट्रेट लाइन मोशन में भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग सकता है? क्या ये जरूरी है कि स्ट्रेट लाइन मोशन हो? हाँ, तो कौन सा ऐसा एग्जांपल है जिसमें मोशन स्ट्रेट लाइन में तो नहीं हो रहा है लेकिन तब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट लग रहा है? नहीं बेटा, सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कोई मुझे समझा सकता है क्या? सर डायरेक्शन चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होती है। वेरी गुड। यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे नीचे साइड में या ऐसे बोल, ऐसे इधर लगाते हैं।
अभी डायरेक्शन नीचे साइड में लग रही है एक्सेलरेशन की, जब बॉडी यहाँ पहुंचेगी तो डायरेक्शन ऊपर लग रही, तो डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रही है, तो हम एक्सेलरेशन को कांस्टेंट नहीं मानेंगे। मैं पूछ रहा हूँ कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यानी उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है, उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो, तो क्या ये जरूरी है कि वो मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन हो? क्या स्ट्रेट लाइन मोशन के अलावा भी कोई और टाइप का मोशन है जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है लेकिन मोशन स्ट्रेट लाइन में नहीं हो रहा है? ऐसा पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? यस सर, मोशन अंडर ग्रेविटी में। मोशन अंडर ग्रेविटी स्ट्रेट लाइन वाले ऐसे, ये भी तो स्ट्रेट लाइन ही हो गया ना, ऊपर नीचे जा रहा है तो स्ट्रेट लाइन ही हो गया ये, मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करें तो। लास्ट क्लास में आप लोग को नहीं पढ़ाया था क्या कि जब हमने इस तरीके से फेंका था ऑब्जेक्ट को, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑब्जेक्ट कर रही थी, तो ग्रेविटी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी लग रहा था, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी लग रहा था, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी लग रहा था, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी लग रहा था। हर बार डायरेक्शन एक्सेलरेशन की कहाँ है? डाउनवर्ड है। हर बार मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन कितना है? 9.8 है। ये समझ नहीं आया था क्या आप लोगों को? फिर से बताऊं क्या? पढ़ाया नहीं था क्या मैंने? हेलो, पढ़ाया था सर, आ गया था समझ। क्लास में समझ में आ गया था? अगर समझ में आ गया था तो बताओ कार्तिक, समझ में आ गया था कार्तिक कि नहीं आया था? आ गया था सर समझ में। नहीं, कार्तिक बताएंगे, राजविंदर तो बता दिए। कार्तिक बताओ। नहीं ऐसे नहीं चलेगा, मैं मेहनत करूंगा तो पूछूंगा भी। यस क्या सर। बेटा? तो अब बताओ कि यहाँ पर ये मोशन कैसा है? स्ट्रेट लाइन मोशन है कि पैराबोलिक या प्रोजेक्टाइल मोशन है? पैराबोलिक मोशन है। सर पैराबोलिक। अगर ये पैराबोलिक है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। प्रोजेक्टाइल या पैराबोलिक बोल सकते हो, ठीक है। प्रोजेक्टाइल सभी होता है, प्रोजेक्टाइल का मतलब वो नहीं होता। खैर पैराबोलिक बोले, इट्स बेटर टू कॉल इट पैराबोलिक। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है लेकिन मोशन स्ट्रेट लाइन नहीं, पैराबोलिक है, ठीक है। यहाँ पर एक्सेलरेशन किस टाइप का एक्सेलरेशन है आप बताओ? ये फर्स्ट टाइप, मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है एक्सेलरेशन यहाँ पर, कि वेलोसिटी में डायरेक्शन चेंज कर रहा है, कि दोनों चीज चेंज कर रहा है एक्सेलरेशन यहाँ पे? सर दोनों। वेरी गुड, वेरी गुड। यानी कि एक्सेलरेशन के भी दो हिस्से होंगे, एक एक्सेलरेशन होगा जो पैरेलल या एंटी पैरेलल काम करेगा, और दूसरा एक्सेलरेशन जो होगा वो कैसे काम करेगा भाई? परपेंडिकुलर। देख लो डायग्राम। इस डायग्राम में अगर मैं आपको फिर से यहाँ पे बना के दिखाऊं, ठीक है, अगर मैं आपको इस डायग्राम में फिर से बना के दिखाऊं तो आप एक चीज क्या देखोगे? लास्ट क्लास में आपको ये समझाया था कि ऐसे मोशन हो रहा था, मैं बॉडी ऐसे यू वेलोसिटी से फेंकी गई थी। जहां नहीं समझ में आए फौरन रोको कि सर ये बताइए मुझे, ठीक है। एक्सेलरेशन ऐसे लग रहा था जी, एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट ऐसे लगेगा जो कहलाएगा जी पैरेलल या एंटी पैरेलल, और एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट ऐसे लगेगा जो कहलाएगा जी परपेंडिकुलर। तो ये जी पैरेलल है कि ये एंटी पैरेलल है? एंटी पैरेलल। तो ये मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करने का काम करेगा कि डिक्रीज करने का काम करेगा? डिक्रीज। यहाँ पे भी वही वेलोसिटी है, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और हो जाएगी, ठीक है, v मान लेते हैं, कुछ भी मान लो। यहाँ पे भी जो एक्सेलरेशन लगेगा इसके दो हिस्से होंगे, एक एक्सेलरेशन ऐसे लगेगा जो कि एंटी पैरेलल होगा, एक एक्सेलरेशन ऐसे लगेगा जो कि परपेंडिकुलर। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या करेगा? मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? तो डिक्रीज होगा। और ये वाला जो कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का वो क्या करेगा? डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, करेगा क्या? वो मैग्नीट्यूड चेंज करेगा कि डायरेक्शन चेंज करेगा? डायरेक्शन चेंज करेगा, ठीक है। अब ये डिक्रीज होते होते जब यहाँ पर पहुंचेगा ऑब्जेक्ट, तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी या वेलोसिटी इन वाई कंपोनेंट 0 हो जाएगी। एक वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वाली रहेगी, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। वेलोसिटी डिक्रीज होते होते क्या हो गई भाई? वो हो गई, क्या बोलते हैं, इंक्रीज होगी सर। 0 होगी ना, डिक्रीज होगी, अब इसके बाद इंक्रीज हो गई। तो डिक्रीज होते 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 0 हो गई, 0 होने के बाद इंक्रीज होगी। अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन लगेगा अब वो ऐसे लगेगा, एक्सेलरेशन जी पर पैरेलल, और एक ये क्या लगेगा? जी परपेंडिकुलर, करेक्ट? ये बात नहीं समझ आई क्या आप लोगों को? यस सर, आगे। हाँ, तो अब ये बताओ, अब जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट अब आएगी तो यहाँ पर ऐसे वेलोसिटी u है,
और यहाँ पर जो आपका एक्सेलरेशन है ये जी पैरेलल है, ये उसकी मैग्नीट्यूड को बढ़ाएगा, और जी परपेंडिकुलर है जो उसकी मैग्नीट्यूड को बढ़ाएगा कि घटाएगा? ये वाला जी परपेंडिकुलर बढ़ाएगा। अरे पिटाई कर देंगे। Sir, ये जी तो परपेंडिकुलर direction क्या करेगा? डायरेक्शन डायरेक्शन चेंज चेंज करेगा। करेगा ना, मैग्नीट्यूड कैसे बढ़ाएगा? तो इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और जब ये यहाँ पहुंचेगा तो ये वेलोसिटी यू होगी, और अब यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे ये वो कॉन्सेप्ट है जिसमें आपने देखा कि एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट लग रहा है। कांस्टेंट कैसे लग रहा है एक्सेलरेशन, कोई समझाएगा मुझे? कौन तो कहाँ समझाएगा पे? मुझे? इस पॉइंट पर दो पार्ट हैं, एक एक्सेलरेशन ऐसे इधर लग रहा है, एक एक्सेलरेशन का कंपोनेंट इधर लग रहा है। तो ये दोनों दो पार्ट है, यहाँ पे भी ये दोनों दो पार्ट है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि पूरे मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट था कि नॉट कांस्टेंट था? नोट कांस्टेंट। कांस्टेंट नहीं था बेटा, सर। कांस्टेंट था सर। एक एग्जांपल ही मैं आपको समझा रहा हूँ कांस्टेंट का, जिसमें हम प्रोजेक्टाइल जिसमें हम पैराबोलिक मोशन की बात कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, लेकिन कैसे समझाओगे आप लोग मुझे? ये लास्ट क्लास में मैंने समझाया था कि यहाँ पे कांस्टेंट कैसे है। सर क्योंकि जी की वैल्यू 9.8 तो ही जी रहेगी। की वैल्यू सेम 9.8 है। एक्चुअल में जो मैंने यहाँ पे की कॉन्सेप्ट बताया था वो ये बताया था कि देखो बेटा, यहाँ दो पार्ट है एक्सेलरेशन, एक पार्ट पैरेलल है, एक पार्ट परपेंडिकुलर है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो नीचे की तरफ होगा और 9.8 होगा। यहाँ पे भी दो पार्ट है, एक एक्सेलरेशन ऐसे जी एंटी पैरेलल है और एक परपेंडिकुलर है। इन दोनों का रिजल्टेंट हमेशा कितना होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जी की वैल्यू 9.8 होगा। यहाँ पे भी इधर राइट साइड में है और डाउनवर्ड है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वेक्टर वो कितना लगेगा? एक्सेलरेशन जी 9.8 नीचे की डायरेक्शन में। यहाँ पे भी दो पार्ट है, एक पार्ट ये होगा, एक पार्ट ये होगा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कितना लगेगा? जी 9.8 किस डायरेक्शन में लगेगा? नीचे। ये बात समझाया था क्या मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को, नहीं समझाया था? यस सर। हाँ, तो हर बार आपका दो पार्ट तो है, अलग अलग दो पार्ट तो है। ठीक है, वो दोनों पार्ट का जो रिजल्टेंट आएगा, जो फाइनल रिजल्ट आएगा दोनों कंपोनेंट वेक्टर का, दोनों कंपोनेंट एक्सेलरेशन का, वो हमेशा डाउनवर्ड लगेगा और 9.8 लगेगा। करेक्ट? यहां तक बात समझ आई कि नहीं समझ आई? यस सर। चलो, तो हमने देखा रिकॉल कॉन्सेप्ट में एक्सेलरेशन क्या होता है, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए क्या लिखूंगा मैं? ए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? dv/dt limit x approaches to 0 डी क्या? v/d। हाँ, वो dv/dt बताइए, थोड़ा आवाज कट जाए। एक तो dv/dt बता दिया आपने, लेकिन किसी ने एक्सप्लेनेशन बताया था, वो एक्सप्लेनेशन बता रहे थे कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ? Sir, approaches to zero velocity. So when the limit x approaches to 0 and change in average acceleration. एक्स नहीं, आप लिमिट एक्स नहीं बोलोगे। कौन सी चीज अप्रोच कर रही है जीरो को? Sir, v approach to zero. हैं? सर टाइम। V सर approach to टी zero टी velocity. इज अप्रोचिंग जीरो। टाइम 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 अप्रोच करेगा जीरो को। ठीक है, यानी कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है कुछ नहीं है, तो वो एवरेज एक्सेलरेशन ही है। एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब क्या? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। करेक्ट? लेकिन इसमें हमने लगा दिया एक लिमिट, एक कंडीशन की ये तब निकालो जब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो हो। जब लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब जब टाइम जो हो, टाइम इंटरवल हो, जब बहुत छोटा हो जाए, एकदम लगभग जीरो के आसपास पहुंच जाए, तब जो आप एवरेज वेलोसिटी निकालते हो वही एवरेज वेलोसिटी क्या कहलाती है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और इसका जो रिलेशन बनता है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? डिफरेंशिएशन की मदद से, यानी डीवी अपॉन dt। क्या ये बात नहीं समझ आई थी आप लोगों को कि फिर से समझाऊं मैं? हेलो सारे स्टूडेंट्स, बेटा देखो, तुम लोगों को अगर कोई डाउट हो अभी तक पूछो, वरना आगे चीजें और अलग होती जाएगी। हाँ, नहीं आए तो पूछो कि सर ये कैसे हुआ, फिर से बता दीजिए। या तुम लोग पढ़ के नहीं आओगे तो फिर ऐसे कभी काम नहीं चलेगा। पूरी फिजिक्स पूरे 3-4 साल 10 साल लगा लो, नहीं पूरे होने वाली। ये मेंस का सिलेबस पढ़ करके आना है, रिवाइज करके आना है, और जो क्लास में बताया है उसको बिल्कुल फोकस से पढ़ना है, फोकस से देखना है। तो अब मैं पूछूंगा तो आपको सारी चीजें बतानी होंगी।
उसके बाद रिकॉल कॉन्सेप्ट में ये हो गया। अब एक रिकॉल टेस्ट कर लेते हैं कि एक कौन लगाएगा क्वेश्चन को, पढ़ूंगा अगर मैं क्वेश्चन को, अ स्मॉल टॉय स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम, पढ़ो कोई क्वेश्चन को पढ़ो। आई एम गिविंग, उज्जवल रीड आउट द क्वेश्चन। A small toy starts moving from the position of rest under a constant acceleration. If it travels a distance of 10 meters in t seconds, the distance traveled by the toy in the next 8 seconds will be. नेक्स्ट आर कहाँ गया, नेक्स्ट 3 सेकंड है, ठीक है। अब देखो इसमें एक स्मॉल टॉय का ऐसे यहां से यहां तक जा रही है, कितना टाइम, टी सेकंड तक जा रही है। टी सेकंड में कितना कवर कर रही है, 10 मीटर कवर कर रही है, करेक्ट। यहाँ तक बात करेक्ट है कि कुछ गलत बना दिया मैंने? 30 meter will be the answer. अरे वाह, नाइस। किसने बोला? से साधना। चलो बेटा साधना बताओ कैसे करना है, जल्दी जल्दी बताओ। वेरी गुड। Sir, according to equations of motion, s equals to ut plus half at square और u 0 होगा और acceleration constant होगी, तो s equals to half at square हो जाएगा। सर s equals to half at square हो जाएगा क्योंकि u is the 0। सर इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे, आ जाएगा। और इसमें और नंबर रेशियोज आएगी। एस, अच्छा अब आगे तो बताइए, एस इज इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर हो गया, फिर आगे हमें क्या करना है तो बताना पड़ेगा ना, समझ में आया आपको? तो टेस्ट होता रहेगा आप लोग और नंबर रेशियोज निकल जाएगी। और ऐसे जैसे हम S1 लेते हैं तो वो 10 मीटर आएगा, S2 आएगा तो 30 मीटर आएगा। नंबर रिएक्शन मुझे नहीं आता, बताइए कैसे करूँ, क्या लिखूं? आवाज कट जा रही बेटा तुम्हारी। यहां तक बिल्कुल सही किया है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूं अगर किसी को समझ नहीं। अब आगे में बोला है कि टी सेकंड में 10 हमें बताना है, तो अगला टी सेकंड यहां से यहां तक का टाइम फिर कितना हो गया, टी सेकंड जो मैंने ग्रीन से बनाए हैं। और ये डिस्टेंस मुझे नहीं पता, एक्स कितनी है डिस्टेंस नहीं पता, करेक्ट। अब समझ में आ रही है चीजें आप लोगों को कि नहीं समझ में आ रही है चीजें? यस सर। ऑड नंबर रिएक्शन तो बेटा यार ये नेटवर्क, मेरा इशू हो रहा है नेटवर्क का। चलो अब देखो बेटा क्या है, अब इसमें टी सेकंड में चला है। अब इस टी सेकंड में उन्होंने बोला है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यहाँ भी एक्सेलरेशन ए है और यहाँ भी एक्सेलरेशन ए, और डिस्टेंस टाइम एक्सेलरेशन में इक्वेशन एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर हमने ब्लू वाली मोशन को ब्लू वाले मार्कर से लिखा। और चूंकि ये बॉडी जो मोशन स्टार्ट कर रही थी, कैसे स्टार्ट कर रही थी, स्टार्ट्स फ्रॉम अबाउट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट कर रही थी, ठीक है। अब अगर ये रेस्ट से स्टार्ट कर रही है तो इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या हो जाएगा, 30 मीटर है कार्तिक, लेकिन कैसे है ये तो बताओ। थर्टी मीटर है आंसर, करेक्ट। कैसे है कार्तिक? सर इनिशियल वैल्यू 0 हो जाएगी, उसका मतलब है। ये तो इनिशियल वैल्यू 0 हो गई, तो यू की वैल्यू 0 होने के बाद रिलेशन बन गया हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा जो ब्लू वाले डिस्टेंस है वो पता है क्या हमको कितना? यस सर 10 मीटर्स। 10 लिख दिया, 10 इज इक्वल हाफ ए टी स्क्वायर हो गया। हाँ बेटा करेक्ट, वेरी गुड। अब हाफ ए टी स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से मुझे पता चला क्या बेटा? सर टाइम भी तो पता है हमें। कहाँ पता है टाइम? इफ इट ट्रेवल्स 10 मीटर इन टी सेकंड, टी की वैल्यू कहाँ पता है? ये ब्लू वाला मार्क में टी सेकंड में चलता है 10 मीटर ए एक्सेलरेशन, फिर टी सेकंड तक चलता है, लेकिन कितना चलता है ये नहीं पता मुझे। और ये कितना है एक्सेलरेशन, यहाँ भी ए लग रहा है। यहां तक सही कर रहा हूं मैं क्या? चलो yes, बता sir. नहीं रहे तुम लोग, सब कह तो रहे हो सही कर रहा हूं मैं। चलो अब देखो, अब मैं कह रहा हूं कि यहां से यहां तक शुरू की पोजीशन ए और बिल्कुल आखिर की पोजीशन बी तक, अब हम यहां तक बात करते हैं।
तो यहां से यहां तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी? ये डिस्टेंस 10, ये डिस्टेंस x, तो टोटल डिस्टेंस कितनी? अच्छा पहले 10 इक्वेशन plus लिख x. लेते हैं, as equals to ut 10 प्लस x, 10 प्लस x हो जाएगा। जो ग्रीन वाली टोटल डिस्टेंस है, अब उसको मैं ग्रीन से लिख रहा हूँ, f इज इक्वल्स टू t की वैल्यू भी नहीं निकालनी पड़ेगी। आप देखो कैसे लगाते हैं जेईई से सवाल। टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 10 प्लस x। इनिशियल वेलोसिटी, जब ये यहाँ से a से मोशन शुरू किया था, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। तो u वाला पार्ट तो मैं कट कर दे रहा हूँ। सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ मैं? सही है. सही है। अब प्लस की जगह अब हाफ, ठीक है, a की जगह a, लेकिन टाइम यहां से a से b तक टाइम कितना लगा है? t लगा है क्या? सर 2t। 2t, तो 2t का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो 10 प्लस x इज इक्वल्स टू हाफ a, 2t का स्क्वायर ओपन करेंगे 4t स्क्वायर, थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस x इज इक्वल्स टू 2at स्क्वायर। सही लिखा क्या मैंने? यस सर. अब 80 स्क्वायर की वैल्यू पीछे वाली इक्वेशन से हमको पता है कि 80 स्क्वायर की वैल्यू कितना है? 20 है। तो 10 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2, 80 स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 20 हो गई। 10 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 40 हो गई। 10 को उधर भेजेंगे तो 40 माइनस 10 हो गया, यानी एक्स वो डिस्टेंस जो हम यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे थे, कितना मीटर हो जाएगी? 30 मीटर हो जाएगी। ये आप लोग बता नहीं पा रहे थे क्या? हाँ बेटा, समझ में आई चीजें कि नहीं समझ में आई चीजें? यस सर. 80 स्क्वायर की वैल्यू 20 पुट कर सकते हैं, बिल्कुल Yes, sir. जो ऐसा ही करना है हमको पुट, ठीक है। मैं तब तक आगे नहीं बढ़ पाऊंगा या तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक आप लोगों की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलेगा। क्लास हमारी स्लो हो जाएगी, तो आप पॉजिटिव रिस्पांस दो और बताओ कि कैसे क्या चीजें चल रही हैं, तभी हमारा क्लास में एंगेजमेंट होगा, तभी सीखेंगे। सिर्फ बैठ करके खामोशी से यहाँ से क्लास में कुछ भी सीख कर जाने वाले नहीं हो। गलत बताओ सही बताओ कोई इशू नहीं, गलत बताओ सही बताओ कोई इशू नहीं, लेकिन बताओ। यही करना है हमको, पूरे 2 साल एकदम एंगेज हो जाना है, दिल दिमाग तरीके से सब। तो ऐसा नहीं है यहाँ पे कोई बच्चा आके बैठेगा और कहेगा यस सर, तो फिर मतलब मैं मान ही लूंगा कि हाँ आ गया है। मैं पूछूंगा, बार बार पूछूंगा, इतना पूछूंगा कि सीख जाओ तुम। ये सारी चीजें अब हम पहले से कर चुके हैं, ये सारा पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन भी हो चुका है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन nth सेकंड, ये बताया था क्या मैंने? ये नहीं बताया था। तो होगा क्या कि एक ऑब्जेक्ट 3 सेकंड ऐसा होता है कि एक ऑब्जेक्ट मोशन स्टार्ट करती है 0 वेलोसिटी से, और इस पर एक्सेलरेशन लग रहा होता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, जिसके बाद उसकी वेलोसिटी पहुंच जाती है 2 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी इतनी पहुंच जाती है। फिर 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी पहुंच जाती है 4 मीटर पर सेकंड, और ये 2 सेकंड कंप्लीट होने पर वेलोसिटी इतनी हो गई। फिर 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है कितनी? ये उसकी वेलोसिटी हो जाती है 6 मीटर पर सेकंड। करेक्ट। अब मैं इक्वेशंस लगा दूं, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर का अगर मैं इक्वेशन लगाऊंगा, तो हाफ एक्सेलरेशन 2 का है, और पहले सेकंड फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस निकाल रहा हूं, तो हाफ at स्क्वायर इतना हो जाएगा। ये समझ में आया क्या आप लोगों को कि गलत कुछ भी मैं करता जा रहा हूं, आप लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा? क्वेश्चन रिपीट करना एक बार. हाँ सर रिपीट देखो, कर दो एक बार. हाँ अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने मोशन फिर से बताया कि बॉडी है, बॉल है, मोशन शुरू कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी u 0 थी, एक्सेलरेशन 2 लगाया बॉडी पे, और 1 सेकंड कंप्लीट होने के बाद वेलोसिटी उसकी 2 हो गई। फिर 1 सेकंड कंप्लीट होने के बाद, यानी टोटल 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी 4 हो गई। फिर 1 सेकंड कंप्लीट होने के बाद, यानी टोटल 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी 6 हो गई। अब मैं पहले सेकंड में डिस्टेंस निकालूंगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है भैया? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u इनिशियल वेलोसिटी 0 यहाँ डालूंगा, तो क्या ही बन जाएगा फॉर्मूला हमारे पास? हाफ at स्क्वायर। सही लिखा क्या? हाँ। अब मैं पहले सेकंड के लिए निकाल रहा हूँ, तो हाफ को हाफ रहने दूंगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 दे रखा है मैंने, और t स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई? 1 मीटर हो जाएगा। यानी कि मीटर. पहले सेकंड में डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया भाई? 1 मीटर हो गया। उसी तरीके से दूसरे सेकंड की अगर मैं बात करूं, अगर मैं दूसरे सेकंड की बात करूं, तो सेम लगा दूंगा, हाफ at स्क्वायर
और हाफ की जगह हाफ, एक्सेलरेशन 2 हो गया, और टाइम यहाँ से यहाँ तक का टोटल टाइम कितना हो गया 2 सेकंड, तो 2 का स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा 4 मीटर, यानी कि पूरा 2 सेकंड में, पूरे 2 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस हो गया, पूरे 2 सेकंड का निकलता है ये फॉर्मूले से। यही समझाना है मुझे और यही समझना है आपको। ये फॉर्मूले से क्या निकला है, पूरे टोटल 2 सेकंड का हमको डिस्टेंस निकल गया। फिर उसके बाद मैं 3 सेकंड की बात करूंगा तो 3 सेकंड के लिए भी वही फॉर्मूला फिर से लगाऊंगा। मैं क्या लगाऊंगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, हाफ at स्क्वायर हो जाएगा, तो हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू, हाँ 2 और ये 3 का स्क्वायर सॉल्व करके आप लोगों ने बताया 9 मीटर। ये 9 मीटर किसके लिए है, पूरे 3 सेकंड के लिए है, ये पूरे 3 सेकंड के लिए। तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आपने मुझे बताई, ये ऐसे यहाँ से यहाँ तक की जो, इसको दूसरे पेन से ले लेते हैं ना, इसको ये जो डिस्टेंस आपने हमको बताई, ये पूरा 3 सेकंड के लिए आपने हमको बताया कितना, 9 मीटर, करेक्ट। अब मुझे बताओ फर्स्ट सेकंड, पहले सेकंड में कितना चला है, 1 मीटर। 1 मीटर। दूसरे सेकंड में, टोटल 2 सेकंड का 1 नहीं पूछ मीटर। रहा हूँ, नहीं, कितना, 3 मीटर। दूसरे सेकंड 3 मीटर, क्योंकि ये डिस्टेंस 4 है और ये डिस्टेंस 1 है, तो ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सबट्रैक्ट करने का आपने बता दिया कि दूसरे सेकंड में कितना चला है, 3 मीटर चला है। अब आप मुझे बताओ तीसरे सेकंड में कितना चला है, 5 मीटर। 5 मीटर। देखो ये 9 है, ये 4 है, तो ये कितना चला है, 5 मीटर। तो ये आपने पहले एक तो बताया 1 सेकंड में कितना चला, 1 मीटर। 2 सेकंड में टोटल, जब ये फॉर्मूले लगाते हैं या हम बात करते हैं, तो 2 सेकंड में टोटल डिस्टेंस कितना चला, 4 मीटर। 3 सेकंड में टोटल डिस्टेंस कितना चला, 9 मीटर। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा अलग पूछूं कि पहले सेकंड में कितना चला, 1 मीटर, यहाँ मैं 2 सेकंड नहीं पूछूंगा, दूसरे सेकंड में कितना चला, 3 मीटर। यहाँ मैं इन 3 सेकंड्स नहीं पूछूंगा, थर्ड सेकंड पूछूंगा कि थर्ड सेकंड में कितना चला, तो 5 मीटर। इन 3 सेकंड्स कितना चला, तो येलो वाला 9 मीटर। बात समझ आई कि आप लोगों को क्या पूछ रहा हूं मैं? Yes, sir. अब आपको ये पूरा डायग्राम बनाने की हर बार जरूरत नहीं है, उसके लिए आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा, s इज इक्वल टू यू प्लस हाफ a टू n माइनस 1। ये रिलेशन क्या बताता है कि फर्स्ट सेकंड में कितना हुआ, दूसरे सेकंड में कितना हुआ, थर्ड सेकंड में कितना हुआ, फोर्थ सेकंड में कितना हुआ। और आपका जो जनरल रिलेशन ऑलरेडी चला आ रहा था, जो आपका पहले से रिलेशन चला आ रहा था, ये वाला रिलेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये टोटल 2 सेकंड में, टोटल 3 सेकंड में, टोटल 4 सेकंड में, टोटल 1 सेकंड में बताता है। ये nth सेकंड के लिए है, ये n सेकंड के लिए है। बात समझ आए? nth का मतलब फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ, फिफ्थ हुआ। एम आई करेक्ट? समझ में आई बात आप लोगों को? क्या बताया मैंने? यस Yes, सर। sir. तो nth सेकंड के लिए रिलेशन u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1 है, इसका यूज करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब यूज ऑफ डिफरेंशिएशन Okay, इंटीग्रेशन sir. बता देता हूं कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन दी गई x इज इक्वल टू 3t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर, ज्यादा हो जाएगा बड़ा, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। अब आप क्या करो, आपको वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी के लिए आप डिफरेंशिएट कर दो, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो। तो ये डिफरेंशिएट करोगे तो 60, ये डिफरेंशिएट कर 60 नॉट 60, 60 60, yes, 60 प्लस 2, ये आपका वेलोसिटी की इक्वेशन निकल गई। ये आपकी पोजीशन कह लो या डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन एक्चुअली में निकल गई। और अगर आप इस वेलोसिटी की इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन, एक्सेलरेशन तो हमें पता है, हाँ 6 आ जाएगा एक्सेलरेशन। अब हमको पता चला कि अगर वेलोसिटी निकालना है तो पोजीशन को, इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में। अब हमको पता चला कि अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में। करेक्ट? बात समझ आई? यस सर। चलो, यस सर। नहीं समझ आई? yes, sir. अब इस रिलेशन को एक और बार देखो, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt है। मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर भी dx से और नीचे भी dx से मल्टीप्लाई कर दूं तो इक्वेशन में कुछ गड़बड़ होगा क्या? इक्वालिटी कुछ चेंज हो जाएगी क्या, कि नहीं चेंज होगी? No, sir, dx by dx No, is equal to 1 आ जाएगा। हाँ, वेरी गुड। अब मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर ले रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, dv और ये नीचे वाला dx इसके साथ लिख ले रहा हूँ, और ये ऊपर वाला dx और नीचे वाला dt इसके साथ लिख ले रहा हूँ। करेक्ट? करेक्ट है? Yes, sir. Yes. अच्छा बताओ, dx अपॉन dt किसके इक्वल होता है? dx अपॉन dt किसके इक्वल होता है?
वेलोसिटी V. Sir, velocity. velocity. तो हमारे पास बच गया वेलोसिटी और हमारे पास बच गया dv by dx। तो एक्सेलरेशन का एक और रिलेशन आता है v dv by dx, ये भी हमें यूज करना होगा। बहुत बात समझ आई क्या? यस सर। क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात। Yes, sir. अब आगे हम बात करते हैं। हाँ सर ये अब वाला ये- फॉर्मूला कहाँ पे यूज होगा? बेटा ये वाला फॉर्मूला जनरली इंटीग्रेशन में यूज होगा, जब हमको वेलोसिटी निकालना होगा और एक्सेलरेशन दिया होगा। लेकिन एक्सेलरेशन के साथ साथ आपको डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में दिया होगा एक्सेलरेशन, तब आपको लगेगा। यानी एक्सेलरेशन ऐसे दे दिया 3x² + 4x। अब आप कहोगे सर ने तो हमको टाइम के रिस्पेक्ट में बताया था डिफरेंशिएट करना, यहाँ तो ये आ गया और मुझसे वेलोसिटी पूछा जा रहा है, तब वहां पर यूज होगा। क्या मतलब? एक्सेलरेशन का इक्वेशन थोड़ा सा आसान करता हूं मैं, इक्वेशन बड़ा ज्यादा मुश्किल नहीं करूंगा। 3x + 2। अब एक्सेलरेशन का इक्वेशन है, मुझसे वेलोसिटी पूछा गया है। अब मैं वेलोसिटी कैसे बता पाऊंगा? क्योंकि उसके लिए मुझे चाहिए होगा टाइम के रिस्पेक्ट में इक्वेशन, यहाँ तो पोजीशन के रिस्पेक्ट में इक्वेशन दी गई है। तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन लिखूंगा मैं v dv by dx = 3x + 2। सर समझ नहीं लगा। नहीं समझ आया? बता रहा हूं, 1 मिनट। नहीं सर। हाँ, अब जो आपको जो समझ नहीं आया तो मैं फिर से समझाता हूँ, जब तो शुरू भी नहीं किया समझाना। देखो अब ऐसे ही इक्वेशन कब यूज होगा? जैसे कि a = 3x + 2 दे दिया। अब ये इक्वेशन जो दिया गया है टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के टर्म्स में नहीं दिया गया है। पीछे जो मैंने इक्वेशन दिया था बहुत इजी इक्वेशन थी, टाइम के रिस्पेक्ट में दे दिया गया, तो सिंपल टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। यहाँ पे क्या होगा, हम तो डिफरेंशिएट भी नहीं करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे। शायद आप लोगों ने सीखा नहीं हो तो थोड़ा सा यहाँ सीख लो, एक इक्वेशन तो सीख ही लो। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने पीछे देखा कि एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला है जो कि पोजीशन के रिस्पेक्ट में है, पोजीशन के टर्म्स में है, v dv by dx। तो मैं यूज कर ले रहा हूँ एक्सेलरेशन की जगह, क्या यूज कर ले रहा हूँ भाई? आप लोग कुछ लिख रहे हो क्या चैट में? चलो अब देखो क्या है, v dv by dx लिख दिया मैंने और = 3x + 2 कर दिया। v को dv के साथ रहने दिया और dx को उधर भेज दिया, तो ये 3x + 2 और dx हो गया। यानी x वाला इक्वेशन x वाले रिस्पेक्ट के साथ आ गया, डिफरेंशियल के साथ आ गया, v वाला पार्ट और v वाले डिफरेंशियल के साथ आ गया। अब आगे क्या किया जाता है, ऐसे इक्वेशंस में इंटीग्रेट करते हैं। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इस पे इंटीग्रेशन का रूल लगाएंगे, रूल लगाने पर ये v² / 2 बन जाएगा। कैसा है रूल में बताएंगे। यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो 3 तो कांस्टेंट है, तो 3 तो बाहर हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ x, पहले तो मैं बांट देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी। ये इंटीग्रेशन 3x और ये dx इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, प्लस की जगह प्लस, इंटीग्रेशन 2 dx, इंटीग्रेशन बट गया, dx बट गया सबके साथ। अब क्या होगा, v² / 2, 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx बचेगा, प्लस 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx होगा। अब आगे अगर मैं बात करूं तो ये v² / 2 = 3, इंटीग्रेशन ऑफ x जो हो जाएगा वो x² / 2 कैसे होगा वो अभी मैं रूल बता देता हूं। प्लस 2 की जगह 2, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब क्या थोड़ा कुछ करना नहीं है, बस 2 को उधर भेज दो, तो v² = 3x² + 4x, ये वो रिलेशन निकल करके आ गई। या v = √3x² + 4x, ये वो रिलेशन निकल करके आ गई वेलोसिटी की इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर यूज किया जाता है इंटीग्रेशन का, यहाँ पे यूज किया जाता है उस इक्वेशन का, इंटीग्रेशन का। यहाँ तक बात कुछ समझ आई? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब इंटीग्रेशन का रूल बार बार बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन का एक बहुत ही बेसिक रूल है, x⁴n dx, इंटीग्रेट करना। तो इसका रूल क्या होता है, x⁴n + 1 / n + 1, ये रूल है। यहाँ पे v था, v पे कुछ नहीं है, मतलब पावर 1 है। तो अगर मैं लगाऊंगा v⁴ 1 + 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, और जो चीज यहाँ आ रही है एक्जैक्टली वही चीज डिवीजन में आ जाएगी, 2। उसी तरीके से यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x था, x के ऊपर इस पर रूल लगाऊंगा तो x पर कुछ नहीं है, 1, तो रूल क्या कहता है, जो भी पावर है +1 कर दो। 1 था तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, तो x के ऊपर पावर 2, और जो ऊपर चीज आएगी वही एक्जैक्टली चीज नीचे आ जाएगी। n + 1 ऊपर है तो n + 1 नीचे। यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 है, 1 मान ले सकते हैं। अगर मैं इसको 1 मान सकता हूँ तो 1 को मैं लिख सकता हूँ, ये 1 है, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 को लिख सकता हूँ x⁴0 लिख सकता हूँ। क्या किसी भी नंबर 1 को कभी भी किसी भी चीज के ऊपर पावर 0 लगा दो, 1 बन जाता है। ये मैथ्स की प्रॉपर्टी है। वैसे
आप लोगों को जब मैं टूल पढ़ाता तो पढ़ता उसमें आप ये बात लिख सकते हैं क्या, x टू द पावर 0 1 होगा, ये बात सभी को पता है क्या? Yes. Yes, sir. हाँ बिल्कुल कांस्टेंट आएगा बेटा, कांस्टेंट आएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x टू द पावर 0, इंटीग्रेशन का रूल क्या कहता है, जो भी नंबर है उस पर +1 कर दो, तो 0 + 1 कर देंगे तो x टू द पावर 1 आ जाएगा, और जो चीज ऊपर है वही चीज नीचे भी आ जाएगी, तो नीचे भी 1 आ जाएगा, नीचे लिखते नहीं। साथ ही साथ एक कांस्टेंट भी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कांस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है। कांस्टेंट आप तब लगाओगे जब आप इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करोगे, ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन ही है, लेकिन हमें यहाँ पे फिजिक्स में ज्यादा कांस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें लिमिट्स दे दी जाती है कि जब बॉडी 0 पोजीशन पे थी तब वेलोसिटी उसकी u थी, जब बॉडी x पोजीशन पे पहुंची तो वेलोसिटी उसकी v हो गई। इस यहाँ पे जो नीचे नंबर लिखा है इसको बोलते हैं हम लोअर लिमिट, और ऊपर जो नंबर लिखा है इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। तो हमें मोस्टली काम ये करना होगा कि हमें इन अपर लिमिट और लोअर लिमिट को डालना होगा, यानी कि अभी ये खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पर इसमें आपको लोअर लिमिट u और अपर लिमिट v डालना होगा। कैसे डालते हैं वो आप सीख लोगे, अभी के लिए फिलहाल तो मैं नहीं बता रहा, आगे चल रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज करते हैं। बात समझ आई क्या? Yes, sir. जिसको नहीं समझ आई वो पूछ सकता है बिना शर्माए, बिना हिचकिचाए, पीछे की चीजें भी पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। यूनिफॉर्म एक्सीलरेटर मोशन के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, आप देख रहे हो कि ये एक कार है और इसके ऊपर एक्सीलरेटर दबाया गया, मतलब एक्सीलरेशन दिया गया, और उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे ऐसे बढ़ते 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 पता नहीं कहां तक बढ़ गई, और इसके बाद फिर स्टॉप हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे उसी यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन को हम अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छे समझने की जरूरत ये है कि जब बॉडी शुरू कर रहा था, जब मैंने टाइमर ऑन किया मतलब टाइम 0 था उस टाइम, जब मैंने टाइमर ऑन किया तो अब वहां से टाइम काउंट होगा, 0 से काउंटिंग शुरू होगी। तब उस समय बॉडी की इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी u, और उस पर एक्सीलरेशन कितना लग रहा था a, और बॉडी थी कहाँ पे, किस पोजीशन पे थी, हम उस पोजीशन को मान लेते हैं, इस वाली पोजीशन को मान लेते हैं कि उसकी पोजीशन 0 थी। जब कुछ वक्त के बाद t टाइम के बाद मैंने टाइमर ऑन किया तो मैंने देखा कि बॉडी की वेलोसिटी कितनी है v और उसकी पोजीशन कितनी है x, उसकी पोजीशन कितनी है x। ये ओरिजिन है, 0 पॉइंट पर रखा था बॉडी मैंने, ओरिजिन मतलब 0, 0 मतलब ओरिजिन, ओरिजिन पर बॉडी को रखा था मैंने। जब मैंने टाइमर t और 0 ऑन किया तब उस टाइम बॉडी की वेलोसिटी u थी और एक्सीलरेशन उस पे a लग रहा था। जब मैंने अपना टाइमर ऑफ किया और ऑब्जर्वेशन करना बंद कर दिया, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन शुरू किया t = 0 पे और टाइमर ऑफ करके यहाँ पे ऑब्जर्वेशन मैंने बंद किया, तब उसकी वेलोसिटी v थी, एक्सीलरेशन अभी भी a लग रहा है, लेकिन अब मुझसे आगे मतलब नहीं है, और उसका पोजीशन कितना है, कितनी पोजीशन पे पहुंच गया, कितनी डिस्टेंस है, डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, पोजीशन, पोजीशन का मतलब इस 0 वाले पॉइंट से कितनी दूर पहुंच गया, x दूर पहुंच गया, पोजीशन। तब इस केस में हम बात करेंगे कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी, शुरू में वेलोसिटी जब मैंने टाइमर ऑन किया था तो थी कितनी u, जब मैंने टाइमर ऑफ किया t टाइम के बाद मैंने टाइमर ऑफ किया तो वेलोसिटी बन गई v, और वो वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, रिलेशन है, फॉर्मूला है, u + at की मदद से आप कैलकुलेट करोगे। क्या ये बात सारे स्टूडेंट्स को समझ आई कि नहीं समझ आई? यस सर। यस सर। जिसको नहीं समझ आए वो अपना हाथ उठाए और मुझसे क्वेश्चन पूछे। सी नहीं, वहां बेटा सी आएगा, कार्तिक सिंह सी आएगा, मैंने बता तो दिया, कांस्टेंट आएगा, लेकिन वो मैथमेटिक्स में ज्यादा आएगा। यहाँ पर आपको सी लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको लिमिट्स दी जाएंगी। सी तब लगाते हैं जब लिमिट नहीं दी जाती है। यहाँ पे मोस्ट केसेस में आपको हमेशा आपको ये लगाने की जरूरत पड़ेगी, क्या बोलते हैं, लिमिट लगाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और अगर नहीं भी होगा तो आपको जनरली आपको सी लगा हुआ नहीं मिलेगा, वो उतना काउंट नहीं करेगा। इनको डिराइव करना भी आ सकता है, तीनों इक्वेशन को, हाँ बोर्ड्स, आपके बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से आ सकता है, वो बहुत इजी है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जेईई में इसमें डेरिवेशन कहाँ आता है, डेरिवेशन थोड़ा एमसीक्यू। अब दूसरा पार्ट बात करो तो अब जब बॉडी यहां पर थी, उसकी इनिशियल पोजीशन 0 नहीं थी, बॉडी जब यहाँ x0 पर थी तब मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया, अपना टाइमर ऑन किया, t = 0 ऑन किया, उस वक्त देखा उसकी वेलोसिटी कितनी थी, u थी, और एक्सेलरेशन कितना लग रहा था, a था। तो अब बॉडी मोशन करती है और डी डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, डी डिस्प्लेसमेंट कवर करके फाइनल पोजीशन कहां पहुंच जाती है, एक्स पे। शुरू में पोजीशन x0 थी, यानी पोजीशन का मतलब इस 0 पॉइंट से, इस ओरिजिन पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर थी, कितनी लेंथ पर थी, x0। और जब मैंने टाइमर बंद किया, t टाइम पर टाइमर बंद किया, तब उसकी पोजीशन x हो गई। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भैया, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच की जो लंबाई है, लेंथ है, डिस्टेंस है, वही डिस्प्लेसमेंट होता है d। और जब मैंने शुरू किया था तो इनिशियल वेलोसिटी u थी और उस टाइम एक्सेलरेशन, या पूरी जर्नी में एक्सेलरेशन a लग रहा है जब मैंने टाइमर ऑन किया था। जब टाइमर बंद किया तब उसकी वेलोसिटी फाइनल v हो गई।
अब यहाँ पे अगर आपसे ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो इसने चला है डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो उसके लिए फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर जो पीछे लगा दिया है। लेकिन इसी बात को अगर मैं ऐसे कहूं कि उसकी पोजीशन क्या है तो पोजीशन हो जाएगी ऐसे x इज इक्वल टू एक्स नॉट इनिशियल पोजीशन प्लस यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये कैसे आया ये भी आप समझोगे। अब मैंने बोला कि जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है वो क्या है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। पिछले क्लासों में बता चुका हूं मैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता किसके इक्वल है, वो चेंज इन पोजीशन के इक्वल होता है। करेक्ट कि नॉट करेक्ट? यस सर। चेंज इन पोजीशन का मतलब क्या हुआ, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, अब फाइनल पोजीशन आप यहां ध्यान देखोगे, फाइनली बॉडी पहुंच गई थी एक्स पे तो फाइनल पोजीशन एक्स, माइनस की जगह माइनस। इनिशियल पोजीशन जब मैंने टाइमर ऑन किया तो पोजीशन क्या थी, एक्स नॉट थी। इसको एक्स नॉट पढ़ते हैं, एनओटी नॉट नहीं होता है, NAU नॉट होता है, NAU नॉट। ठीक है, तो एक्स नॉट पे पहुंच गई। बोलने का तरीका है, लैटिन लैंग्वेज है, उससे मतलब नहीं है आपको। ठीक है, अब ये डिस्प्लेसमेंट निकल गया। इस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मैं फॉर्मूले में रख दूंगा, क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इस माइनस एक्स नॉट को उधर भेज दूंगा तो प्लस एक्स नॉट हो जाएगा, तो एक्स नॉट प्लस यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो ये पोजीशन के फॉर्म में रिलेशन निकल गया, पोजीशन के लिए एक इक्वेशन बन गई आपकी यूटी प्लस हाफ एक्स नॉट प्लस यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। किस किस को ये बात नहीं समझ में आई है मुझसे दोबारा पूछे। तभी तो समझ में आ गई क्या? तो जतिन चौधरी बताइए, बात समझ में आ गई? वार्षिक यस सर। आ गई समझ में बात? चलो यस सर। अच्छी बात है। तो चेंज इन पोजीशन कैसे निकालोगे जतिन? फॉर्मूला क्या है चेंज इन पोजीशन का? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। नहीं चेंज इन पोजीशन पूछा है मैंने। हाँ वो भी बात सही है, इनिशियल फाइनल माइनस, वेरी गुड। पर हमने भी सही बोला यूटी प्लस, क्योंकि चेंज इन पोजीशन होता ही डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला उन्होंने सही बताया, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। फिर शिवम ने भी सही बताया कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी कि एक्स माइनस एक्स नॉट। गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात, दोनों चीजें सही है। हाँ मेरा पूछने का ये था, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। अब तीसरा केस पढ़ते हैं। तीसरे केस में जब मैंने टाइमर ऑन किया t इक्वल टू 0 तो इनिशियल वेलोसिटी उस टाइम u थी और एक्सेलरेशन a लग रहा था और पोजीशन शुरू में इनिशियल पोजीशन x नॉट थी। फिर कुछ वक्त के बाद डेल्टा x, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। डेल्टा x भी डिस्प्लेसमेंट है, d भी डिस्प्लेसमेंट है, लिखने का तरीका है। उसकी फाइनल पोजीशन x पहुंच जाती है जब टाइमर t ऑफ होता है तो, और फाइनल वेलोसिटी v होती है। हमने देखा कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का जो रिलेशन है वो फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी हो गई थी जब टाइमर ऑफ किया था, तो v स्क्वायर v हो गई थी। तो वो v स्क्वायर जो निकलेगा वो इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा x। डेल्टा x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। बात समझ आई क्या? यस सर। अब एक लास्ट रिलेशन है यहाँ पर कि अगर आपको ऐसा दिया है कि जब मैंने टाइमर ऑन किया इनिशियल वेलोसिटी u थी, एक्सेलरेशन a था और पोजीशन उसकी शुरू में कितनी थी, x नॉट, और जब टाइम t पहुंचा तो फाइनल वेलोसिटी v हो गई और फाइनल पोजीशन x हो गई और यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x। तो जो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x है वो कैसे निकालोगे? तब आपको इनिशियल वेलोसिटी u पता थी, लिख दिया, प्लस फाइनल वेलोसिटी v पता थी, लिख दिया, अपॉन 2 किया। ये एवरेज निकालना होता है। ये क्या निकाला आपने, एवरेज वेलोसिटी निकाला। इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी को जोड़ा, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आपने एवरेज वेलोसिटी इनटू टी बोलो चाहे डेल्टा टी, यानी कि टाइम इंटरवल, यहां से 0 से लेके t टाइम तक का टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका निकल चल के आ जाएगा क्या, डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये आपने पढ़ रखा है पीछे फॉर्मूले में कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। पढ़ रखा है क्या? यस सर। यस सर। तो अगर आपने ये चीज पढ़ रखी है तो ये u प्लस v क्या है, एक ये स्पीड नहीं है, ये एवरेज वेलोसिटी है इनटू टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम था, यहाँ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम है। एकदम सेम पैटर्न पे यहाँ पे भी फॉर्मूला है। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम पीछे पढ़ रखा है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। क्योंकि दो वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी रखें, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया है, इसको एवरेज वेलोसिटी करके इनटू टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आई बात अनीशा आपको, जतिन? यस सर। यस सर। चलो अब आप पूछोगे सर ये इतने सारे फॉर्मूले क्यों पढ़ाए हो? बेटा इसलिए फॉर्मूला पढ़ाया कि ये फॉर्मूला तब यूज करोगे जब आपको v दिया हो, u दिया हो और a दिया हो, t पूछ लिया हो, या t दिया हो, a दिया हो, u दिया हो, v पूछ लिया हो, या इन चारों में से कोई 3 चीज दी जाएगी और एक पूछा जाएगा, तब आप लगाओगे। यानी v u a t 4 चीज है, 4 में से कोई 3 दे दिया, u दे दिया, v दे दिया, t दे दिया और a पूछ लिया, तब भी लगाओगे।
यहाँ पर फॉर्मूले में जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डी दिया हो, यू दिया हो और ए दिया हो, आपसे टी पूछ लिया जाए, या टी दिया हो, ए दिया हो, डी दिया हो, यू पूछ लिया जाए, इन चारों में से यानी डिस्प्लेसमेंट, यू, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम टी और एक्सेलरेशन, ये चार चीजों में से कोई तीन चीज दिया जाएगा, चौथी चीज पूछ लिया जाएगा। अब इसमें यहाँ पे पांच चीजें हैं, पांच में से चार दी जाएंगी, यानी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल पोजीशन एक्स नॉट दे दिया है, इनिशियल वेलोसिटी यू दे दिया, टाइम दे दिया, एक्सेलरेशन दे दिया, फाइनल पोजीशन पूछ लिया। इनिशियल पोजीशन दिया, इनिशियल वेलोसिटी दिया, टाइम दिया, एक्सेलरेशन दे दिया, फाइनल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन दिया, इनिशियल पोजीशन दिया, इनिशियल वेलोसिटी दिया, टाइम दिया, एक्सेलरेशन पूछ लिया। तो इन पांच में से कोई चार चीज दे देगा, एक चीज पूछ लेगा आपसे। आई बात समझ में? फर्स्ट वाले में पुराना फॉर्मूला भी तो लग सकता है, हाफ एटी स्क्वायर वाला। किसमें? सर फर्स्ट वाले में। यहाँ इसमें यस सर। नहीं, आपको डिस्प्लेसमेंट, अब जो हाफ एटी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, या हाफ एटी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है ना बेटा, वो तब के लिए जब डिस्प्लेसमेंट की बात की जा रही हो। मैं आपसे सवाल पूछूं, डिस्प्लेसमेंट की बात ही ना करूं, मैं आपसे पूछूं कि आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है, एक्सेलरेशन दिया गया है, टाइम दिया गया है, वेलोसिटी बताओ, तब आप हाफ एटी स्क्वायर क्यों लगाओगे जिसमें डिस्प्लेसमेंट आ रहा है? बात समझ में आई आप लोग को? क्या समझ में आई? यस सर। चलो सर अब उसी तरीके से, हाँ सर एक बार ना इस पे क्वेश्चन करा देना, जो x इज इक्वल टू x नॉट वाला फॉर्मूला है। बिल्कुल करा देते हैं, हम आपको अभी करा देते हैं, तो ये अभी टेंशन नहीं लीजिए, बिल्कुल करा देते हैं। अब उसके बाद ये आपसे पूछा जाएगा कि हाँ, जब आपको यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी v दिया हो, u दिया हो और a दिया हो, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x पूछ लेगा, या डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x दिया जाए, a दिया जाए, इनिशियल वेलोसिटी u दिया जाए, v पूछ लिया जाए, या वेलोसिटी v दे दिया जाए, एक्सेलरेशन a दिया जाए, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x दे दिया जाए, u पूछे। इन चारों चीजों में से कोई तीन चीज दिया जाए, चौथी चीज पूछ लिया जाए, ये किया जा सकता है। यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x दे दिया जाए, इनिशियल वेलोसिटी दे दिया जाए, डेल्टा टाइम इंटरवल t दे दिया जाए, फाइनल वेलोसिटी v पूछ लिया जाए, या फाइनल वेलोसिटी v दे दिया जाए, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x दे दिया जाए, टाइम इंटरवल t दे दिया जाए, u पूछ लिया जाए, या u दिया जाए, इनिशियल वेलोसिटी v दिया जाए, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x दे दिया जाए, टाइम पूछ लिया जाए। इन चार में से कोई तीन चीज दिया जाएगा और एक आपसे पूछ लिया जाएगा। अब आप लोगों को कहना है कि सर हमको एक क्वेश्चन करा दीजिए, तो मैं अपने पास से एक क्वेश्चन करा दे रहा हूं, एक मिनट। अब मैंने एक क्वेश्चन दिया है कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, नहीं ऐसे नहीं करेंगे, अभी हॉरिजॉन्टल में चलेंगे। ये एक लड़का यहाँ पे खड़ा हुआ है और एक लड़के का, उसका दोस्त जो है यहाँ पर 5 मीटर की डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है, और ये मोशन शुरू करता है इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट से, मोशन फ्रॉम रेस्ट से मोशन शुरू करता है, और जब वो चलता है, स्केटबोर्ड है इसके पास, स्केटबोर्ड से वो चल रहा है, ठीक है, स्केटबोर्ड से वो स्केटिंग कर रहा है लड़का। अब जब वो स्केटिंग कर रहा है तो एक्सेलरेशन इसका जो है वो दे दिया गया है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपसे पूछा जाए कि आपसे कितनी डिस्टेंस पर हो जाएगा वो लड़का 10 सेकंड के बाद, आपसे कितनी डिस्टेंस पर हो जाएगा वो लड़का 10 सेकंड के बाद। तो अब आप देखोगे इनिशियल पोजीशन कितनी है, आपसे कितनी पोजीशन पर है इनिशियली, एक्स नॉट की वैल्यू, इनिशियल पोजीशन कितनी है उसकी 5 मीटर। 5। इनिशियल वेलोसिटी भैया फ्रॉम रेस्ट स्टार्ट हुआ है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 0। एक्सेलरेशन कितना दिया गया है 3, टाइम कितना दिया गया है 10। तो आपको पता है पोजीशन वाला फॉर्मूला, ये होता क्या है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, ये जानबूझ के लिखा हूं ताकि आपको याद रहे फॉर्मूला। अब माइनस एक्स नॉट को उधर भेज दो, या नहीं भेजो, यही वाली वैल्यू डाल दो, एक्स को एक्स रहने दो, माइनस को माइनस रहने दो, एक्स नॉट की वैल्यू 5 डाल दो, यू तो आपका 0 हो गया, तो ये वाला टर्म तो खत्म ही हो गया। हाफ की जगह हाफ, एक्सेलरेशन की जगह 3 डाल दो, टाइम का स्क्वायर की जगह 10 का स्क्वायर यानी कि 100 हो गया। अब ये 50 हो गया और ये 150 हो गया, तो x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 150, यानी कि इतने सेकंड के बाद 155 मीटर की डिस्टेंस पर आपके साथ रहेगा। बात समझ आई क्या? सही, x माइनस एक्स नॉट एक बार दोबारा बताना। x माइनस एक्स नॉट क्या बोला मैंने, ये है s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है।
डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है, पीछे मैंने आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन। और फिजिक्स में जब भी चेंज आ जाए तो मैथमेटिकली उसका एक मतलब होता है कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन ये ऑब्जेक्ट की क्या थी, एक्स, तो मैंने एक्स लिख दिया, फार्मूले में माइनस था, माइनस लिख दिया। इनिशियल पोजीशन जब मैंने टाइमर स्टार्ट किया तब पोजीशन क्या थी, एक्स नॉट, एक्स नॉट। अब ये पोजीशन लेते किससे हैं, शुरू में आपको बताया था कि किसी ना किसी एक रेफरेंस पॉइंट या किसी ना किसी एक स्टैंडर्ड रेफरेंस से लेते हैं पोजीशन, कि इस जीरो पॉइंट से इसकी कितनी लंबाई है, कितनी डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, एक्स नॉट हो गई। और जब जर्नी खत्म हुई तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, एक्स हो गई। तो ये एक्स में से एक्स नॉट हटा दोगे तो ये वाला पार्ट बन जाएगा जो कि उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ये वाला पार्ट बन जाएगा जो कि उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, एक्स माइनस एक्स नॉट। यही कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन ही है कि चेंज इन पोजीशन। चेंज का फिजिक्स में मैथमेटिकली मतलब होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। फाइनल पोजीशन आखिर में कहां था, एक्स था, लिख दिया, माइनस की माइनस, इनिशियली कहां था, एक्स नॉट था, लिख दिया। एक्स माइनस एक्स नॉट क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। डायग्राम में भी देख लो कि शुरू में कितनी पोजीशन पे था, कितनी डिस्टेंस पर था, एक्स नॉट पे था। जब जर्नी खत्म हुई तो इस रेफरेंस पॉइंट, इस जीरो पॉइंट से कितनी लंबाई पर था, कितनी डिस्टेंस पर था, एक्स था। तो शुरू में एक्स नॉट पर था, बाद में एक्स पे था। तो इस एक्स में से इस एक्स नॉट को घटाएंगे तो ये वाला पार्ट बचेगा, बनेगा, बटेगा, बचेगा। तो इसी पार्ट को, यही तो चला है, यही तो डिस्प्लेसमेंट है, इसी को तो डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। आपने देखा यहां से यहां तक चलाया, यही तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। और इसको कैसे निकालेंगे, बड़े वाले में से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट कर दो, एक्स माइनस एक्स नॉट कर दो। नहीं समझ आया क्या? सर समझ गई। कोई डाउट है क्या? अभी पूछो, अगर कोई डाउट हो बिल्कुल पूछो। अनीशा? सर नो सर, नो सर। हाँ बोलो बेटा सोनिया। सर ये एक्स वाला है जो, सर ये जो सर एक्स वाला है ये इंटीग्रेशन बी टू ए तक का है ना डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। क्या बेटा? तो ये जो एक्स है, एक्स नॉट हाँ। नहीं, एक्स ये बी से लेकर ए तक का है ना। बी से, नाम तो मुझे देखना पड़ेगा ना, एक मिनट रुको। बी नाम हम तो नहीं दिया है, बी से लेके ए तक। सर वो पॉइंट्स में कह रहा था जहां से वो इनिशियल से फाइनल तक का था। हाँ। क्या क्या क्या? फिर जो डायग्राम है ये जहां से इनिशियली और ये फाइनल पोजीशन है जहां पे ये एक्स है, सर ये एक्स फाइनल और मतलब सॉरी इनिशियल और फाइनल तक का है ना डिस्टेंस। हाँ, डिस्टेंस इनिशियल से, जो मोशन हुआ है इनिशियल से फाइनल तक का हुआ। या आप यहाँ पे, अच्छा इसमें तो बनेगा नहीं, ये आपकी इनिशियल पोजीशन आई हो गई, आई एन इनिशियल, और ये इसकी फाइनल पोजीशन एफ आई एन एल फाइनल हो गई। यहां से यहां तक ऐसे 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 मूव करके आया है। जब ये इनिशियल कहां पे था, इस पर था, कहां पर, एक्स नॉट पर। ये एक्स नॉट कहां से मेजर किया जाता है, इस रेफरेंस पॉइंट से मेजर कर रहा हूं कि जब मैंने मोशन करना शुरू, जब मेजर करना शुरू किया था तो इस रेफरेंस पॉइंट से कितनी लंबाई पर था, एक्स नॉट की लंबाई था। जब वो मोशन करना खत्म किया, बंद किया, तब वो कहां पर पहुंचा, इस रेफरेंस पॉइंट से कहां पर पहुंचा, यहां पहुंचा, एक्स पर पहुंचा। तो इस बड़े वाले एक्स में से छोटा वाला एक्स हटाओगे तो ये वाला पार्ट बचेगा जिसपे ये मोशन करता हुआ कर्विकल ऐसे जिगजैग में जो मैंने बनाया वो पार्ट बचेगा। हटाने का मतलब मैथमेटिकली सबट्रैक्ट करना, कैपिटल एक्स माइनस एक्स नॉट, और एक्स माइनस एक्स नॉट यही क्या दे रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, डी दे रहा है, जो कि इस फॉर्मूले में रख करके मैंने इस वाले फॉर्मूले के फॉर्म में एक पोजीशन को बनाया, रिलेशन। ओके दूसरी तरीके, हाँ। और किसी को कुछ पूछना? सर किसी भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी हमेशा जीरो रहेगी? नहीं, हमेशा जीरो नहीं रहेगी इनिशियल वेलोसिटी। जब बोला जाए स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट या स्टार्ट्स द मोशन या स्टार्ट फ्रॉम स्टेशनरी, तब ज्यादातर ऐसे ही दिया रहेगा। कभी कभी दिया रहेगा कि हाँ कि 3 की स्पीड से चल रहा था, तब 5 इसका एक्सेलरेशन लगाया गया, तब उसका फाइनल वेलोसिटी आपको बताना है, ये करना है तब। ओके सर। हाँ। सर एक्सेलरेशन हमेशा यूनिफॉर्म होगी या नहीं, हमेशा यूनिफॉर्म नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी होगा, जो कि हम आपको इसी चैप्टर में पढ़ाएंगे। हमेशा यूनिफॉर्म नहीं होगा, हमेशा कांस्टेंट फिक्स एक्सेलरेशन नहीं रहेगा। और आम तौर पे लाइफ में, डेली लाइफ में फिक्स एक्सेलरेशन होता भी नहीं है, डे टू डे लाइफ में नॉट फिक्स एक्सेलरेशन होता है। चलो, अब यहाँ तक बात समझ में आई क्या सभी स्टूडेंट्स को? मुझे लगता है क्वेश्चन मुझे करा देना चाहिए तो और अच्छा हो जाएगा आपका मामला। चलो अभी डिफरेंशिएशन वाला एक क्वेश्चन कर ले कि ये वाला कर ले? सर हाँ बेटा, इंटीग्रेशन समझा दो फिर से। इंटीग्रेशन समझा दूं फिर से? अच्छा चलो, यस सर।
एक मिनट रुक बेटा। इंटीग्रेशन देखो, इंटीग्रेशन में मैंने क्या समझाया आपको, ये है इंटीग्रेशन का यूज। इंटीग्रेशन में फिर से शुरू से समझा रहा हूं, जिनको समझ में आ गया है वो मुझे बताएंगे कैसे करना है हमको इंटीग्रेशन। सर ये जो आपने इंटीग्रेशन में वेलोसिटी निकाली थी और उसी से अगर हमें वो डिस्टेंस निकालना हो, एक्स निकालना हो, तो फिर से उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। हाँ बिल्कुल, शाबाश, बहुत अच्छी, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अभी वो कर भी लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस, आसानी करते हैं ना, एक्स स्क्वायर लिखते हैं, सिर्फ ज्यादा करेंगे दिक्कत हो जाएगी, ये ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ले लेते हैं। अब एक्सेलरेशन का रिलेशन आपको दिया गया पोजीशन के रिस्पेक्ट में, पोजीशन के टर्म्स में फॉर्मूला दिया गया है, ना कि टाइम के। पीछे जो मैंने पढ़ाया था, जो जनरली था, ये टाइम के था। एक रिलेशन पढ़ाया था जिसमें एक्सेलरेशन पोजीशन dx के साथ फॉर्मूले में है। तो मैं क्या करूंगा, इसका फॉर्मूला लिखूंगा v dv बाई dx। ये बहुत मुश्किल चीज नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस से यही करना ही है पूरे आपको 2 साल। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस dx को उधर भेज देता हूं, तो ये v dv इधर बचेगा और एक्स स्क्वायर dx प्लस 2 dx दोनों को मिल जाएगा ना, ये इस तरीके से आपको, यानी x के साथ dx आ गया और v के साथ dv आ गया। हमने इस तरीके से अरेंज कर दिया कि जो जिसका वेरिएबल है वो उसके साथ आ गया, टाइम मिसमैच नहीं हो रहा है। यहाँ पे 2 वेरिएबल शुरू में थे, लेकिन इस साइड dx गड़बड़ कर रहा था तो उधर भेज दिया। अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दूंगा, इंटीग्रेशन लिख दूंगा, वर्ड्स में लिख दूंगा, या आपको तो लिखना नहीं, आपको तो रफ में ज्यादातर करना है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, इंटीग्रेशन लगा, इंटीग्रेशन लगेगा तो सभी पे लगेगा। अच्छा, अब इंटीग्रेशन का रूल होता है x टू द पावर n प्लस 1, सॉरी x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू द किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, तो x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये इंटीग्रेशन का रूल होता है बेटा। तुम लोग मैथ्स में अभी पढ़े नहीं ना हो इंटीग्रेशन? नो सर। हाँ, अब देखो रूल लगाते हैं। अब बताओ यहाँ पे v पे पावर कितना है, 1। तो अगर इस पर रूल लगाएंगे तो रूल ये कहता है कि सेम चीज लो, वेरिएबल, और जो भी पावर था वो लिखो और साथ में प्लस 1 लिखो, फिर अपॉन लगाओ और जो n प्लस 1 ऊपर था वही सेम चीज नीचे लिख दो, 1 प्लस 1 लिखो, फिर इक्वल्स था, इक्वल्स लिया मैंने। यहाँ पर x पे पावर कितना है, 2 है, x पे पावर 2 है। तो अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन का रूल कहता है कि जो चीज है वो लो, वेरिएबल लो, जो पावर है आप उसको n वो लिखो, फिर प्लस 1 लिखो। तो वही चीज लिखा मैंने, बस पावर प्लस 1 कर दी। जो भी चीज है वो लिखो, उसको पावर प्लस 1 कर दी, और जो चीज ऊपर लिखी है पावर में वही डिनोमिनेटर में डाल दो। यहाँ पर 2 dx है, 2 एक कांस्टेंट है, तो मैं इस 2 को बाहर निकाल लेता हूं और ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ dx। सही कर सकता, ऐसा कर सकता हूं मैं? यस सर। अब dx यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, कोई भी नंबर डाल दो, 1 से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब dx, अब ये 1 जो आपने डाला, इस 1 को मैं लिख सकता हूं x टू द पावर 0। सेम वेरिएबल लाने के लिए मैंने x टू द पावर 0 डाल दिया। तो किसी भी चीज के ऊपर 0 आता है पावर मतलब 1 होता है। ये ऐसे कर सकता हूं क्या मैं? यस सर। नहीं कर सकते हो तो बताओ, कोई डाउट है तो बताओ। आप लोगों को इसमें कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नो सर। चलो, कि हम कर सकते हैं कि 1 को क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 0 लिख सकते हैं। चलो मैं नेक्स्ट स्टेप में कर देता हूं इसको, तुम लोग कंफ्यूज हो रहे होगे। dx हुआ ना, तो इसको मैं 2 इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 0 dx लिख दे रहा हूं। नेक्स्ट स्टेप में कर दूंगा। 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 v स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। ये 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 अपॉन 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 की जगह 2। अब x टू द पावर 0 था तो उसी पे पावर 1 एक ऐड कर दो और सेम चीज जो पावर में लिखी वो नीचे लिख दो। यही तो है, जो ऊपर पावर में लिखा नीचे लिख दो, और जो पावर थी उसमें 1 ऐड करना था, जो पावर थी 1 ऐड कर दिया, और जो पावर में लिखा है टोटल वही नीचे लिख दो। तो हमारे पास v स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 x टू द पावर 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, x टू द पावर 1, और नीचे 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1। नीचे 1 लिखते नहीं है और x टू द पावर 1 1 दिखाते नहीं है। तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया, v स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x हो गया। अब v2 को उधर भेज दो, रहने दो, कोई इतना बड़ी बात नहीं है, वो तो इधर उधर करना होता ही रहता है। तो ये हो जाएगा, इस तरीके से आपने वेलोसिटी का एक इक्वेशन निकाल दिया। ठीक है, और अच्छे से इक्वेशन लिखना है तो लिख दो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट, इधर से स्क्वायर हटा दो, इधर से स्क्वायर लगा दो, इधर स्क्वायर रूट लगा दो, 2/3 x क्यूब प्लस 4x, ये बन गया वेलोसिटी की इक्वेशन।
आई बात समझ के? अरे आई बात समझ के सारे स्टूडेंट्स को? यस Yes. सर। अब कोई मुझसे कह रहा था कि अगर हम ऐसे करें कि अगर जो हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन आई हुई है उसको अगर हम सॉल्व करना चाहें, या मैं दूसरी इक्वेशन देता हूं, यहाँ पे कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, यहाँ भी आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिकल स्किल अच्छी चाहिए, मैथ्स में कमांड अच्छी चाहिए करने के लिए, तो मैं नहीं दे रहा हूं। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि मेरे पास, चल फिर से करते हैं, फिर आप बताओगे। a इज इक्वल टू 3x प्लस 2 है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? v dv बाई dx था, करेक्ट? Yes, sir. लेकिन तब भी वही बात पड़ जाएगी, छोड़ो हटाओ, वही बात पड़ जाएगी। मैं वेलोसिटी का रिलेशन देता हूं, ये 3x प्लस 2 दिया वेलोसिटी का रिलेशन मैंने। अब मैंने आपसे पूछ लिया कि मुझे पोजीशन का रिलेशन बताओ, पोजीशन का फॉर्मूला बताओ, तो आपने पीछे पढ़ रखा है कि v जो होता है वो dx अपॉन dt होता है। मैं इक्वेशन थोड़ा सही कर रहा हूं, एक मिनट। हाँ, अब आपने बोला कि आपसे बोला गया कि आप मुझे पोजीशन का फॉर्मूला बताओ, पोजीशन का फॉर्मूला, पोजीशन का रिलेशन निकाल, तो v आपने पीछे पढ़ रखा है dx अपॉन dt होता है, तो आपने लिख दिया dx अपॉन dt, और ये 1 अपॉन ये dt 3t प्लस 2 हो गया। सही है कि गलत है? सही है सर। सही है। अब dt को उधर भेजेंगे, अब आप ही लोग बताओगे, dt को उधर भेजेंगे तो ये 3t dt चला जाएगा प्लस 2 dt चला जाएगा। अब क्या करूं? इंटीग्रेटिंग बोथ इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग सिंबल लगा दिया हमने, सब पे लगेगा। dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x x, क्योंकि यहाँ पे x टू द पावर 1 लिख सकते हैं, 1 dx लिख सकते हैं dx को, और 1 को हम लिख सकते हैं x टू द पावर 0। चलो अभी यही रहने देते हैं। अब 3 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और इंटीग्रेशन t dt बच जाएगा प्लस, और यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे रूल लगाओ, x टू द पावर क्या प्लस 1, 1 प्लस 0 प्लस 1 0 प्लस 1, वही सेम चीज नीचे 0 प्लस 1 हो गया, इक्वल्स की जाए इक्वल्स, 3 को 3, यहाँ पे t के ऊपर पावर कितनी है? t One है। square 2 स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2, यहाँ पे कुछ है नहीं तो 1 लिख सकते हैं, और उस 1 को हम क्या लिख सकते हैं? t टू द पावर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर रूल लगेगा, तो t टू द पावर क्या हो जाएगा? 0 प्लस 1 अपॉन 1 अभी x टू द पावर 0 प्लस 1 क्या हो गया? x टू द पावर 1 हो गया, नीचे भी 1, तो ये 1 दिखाते नहीं है, ऊपर भी 1 दिखाते नहीं, इक्वल्स की जगह इक्वल्स, ये क्या हो जाएगा आपका? 3t स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? t 2 होगा, और हाँ 2t हो जाएगा। समझ तो गए तुम लोग? अब इसमें क्या बताऊं मैं तुम्हें, ये ऐसे आपने इंटीग्रेशन का यूज कर लिया। अब किसी को और कुछ पूछना है? कोई डाउट है? नथिंग सर। हाँ, तो अब हम इसको समराइज कर, इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या बेटा? सर, अगर हम इसको आगे इंटीग्रेट करेंगे तो नहीं, भी इसको कोई आगे, result होगा? हाँ अब इसको आगे इंटीग्रेट नहीं कर सकते आप, इसमें अब आगे इंटीग्रेशन नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको कुछ और रिलेशन चाहिए होगा पोजीशन का, किसी और उससे कम क्वांटिटी के लिए, कोई और कम पावर के लिए, तो कोई ऐसा रिलेशन अब और आगे नहीं है, बाकी आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते। मैथमेटिकली इंटीग्रेशन आप लगाते रहो, कोई अलग चीज है, लेकिन फिजिक्स में आप नहीं कर सकते। इसके आगे नहीं कर सकते। ट्रिक भी है क्या इसमें कि हम डायरेक्ट निकाल सकें ऐसे ही देख देख नहीं, कोई ट्रिक नहीं, इसको आपको सीखना होगा, ओके सर। इसमें कोई ट्रिक, हाँ इसमें सिर्फ एक रूल बताया मैंने, बाकी जो डिफरेंशिएशन आपने पढ़ रखा है ना, उस डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जैसे आपने sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x सच हो sin x का डिफरेंशिएशन तो उल्टा हो जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो sin x हो जाएगा। ठीक है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, और cos x का इंटीग्रेशन sin x हो जाएगा। ऐसे रूल है, ये आपके मैथ के टीचर बताएंगे, अगर मैं मैथमेटिकल टूल पढ़ाता तो फिर बताता। आई बात समझ में यहाँ तक आप लोगों को? यस सर। हाँ, अब हमने क्या क्या आज पढ़ लिया है? आज हमने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल nth सेकंड में, इंटीग्रेशन का यूज पढ़ा है हमने, और हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन में फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, एक मिनट, तो हमने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, n सेकंड नहीं nth सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ nth सेकंड में। फिर हमने यूज ऑफ
डिफरेंशिएशन पढ़ा है और हमने इंटीग्रेशन भी सीख लिया है। बेसिक इंटीग्रेशन तो जितना होना चाहिए वो सीख लिया, जब आप लोग बोल रहे थे तो मैंने बता दिया। और उसके बाद हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ लिया है। इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, ये आज हमने सीख लिया। ठीक है बेटा। अब वही सारे आपके रिसोर्सेज ये सारे हैं, मोस्टली आपकी स्टैंडर्ड बुक्स संगीत मॉड्यूल पीवाईक्यू और क्लास नोट से ये बनाया गया है। नेक्स्ट में अगर हम रिलेटिव मोशन तो कवर नहीं कर पाएंगे फिलहाल के लिए, लेकिन हम इसके बाद रिलेटिव मोशन ही कवर करेंगे जब हम ग्राफ पढ़ लेंगे। ठीक है, Yes, sir. ठीक है बेटा, दैट्स इट फॉर टुडे, यू गाइस कैन लीव। Thank you, sir. Happy New Year, sir. हैप्पी न्यू ईयर।